जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट की श्रृंखला में हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 20 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन ये पूछा गया था। इसमें हम सबसे पहले CDP के जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम सब सॉल्व करेंगे। अगर सीटेट की बात किया जाए तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कोई स्टडी मटेरियल होता है तो वह होता है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम आपका लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आप ऑप्शन पढ़ेंगे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सिर्फ सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही पढ़ के कन्फ्यूज हो जाएंगे इसे पूछ क्या रहा है। ऑप्शन पढ़ेंगे तो और कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसमें पढ़ते समय आप लैंग्वेज को ध्यान भी दीजिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और उसके बाद जब आप ऑप्शन पढ़ें तो यह समझने का प्रयास करिए कि इसमें कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। अगर गलत पूछ रहा है तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा गलत है। सबसे कन्फ्यूजन यही हो जाता है। आप जब ऑप्शन पढ़ते हैं आपको ऐसा लगता है कि इसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 2 ऑप्शन सही लग रहा है, इसमें पहला ऑप्शन हम मारे, दूसरा ऑप्शन मारे, दोनों सही हैं, कौन सा ऑप्शन हम मारे। सबसे पहले आप जो सबसे ज़्यादा सही लगे उस ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। और सीटेट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि दोस्तों इसमें एक लोग को आपको भगवान मानना है, वह है दोस्तों बालक। बालक के खिलाफ जो भी बातें कही जाएं वह बालक गलत होगा, वह विकल्प आपका हर समय गलत होगा। सीटेट एग्ज़ाम में आपका पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, बुक गलत हो सकती हैं, संस्थाएं गलत हो सकती हैं, जो आपके सामग्री है वह सब गलत हो सकती हैं। एक चीज़ कभी नहीं गलत होता, वह क्या है दोस्तों? बालक। इसलिए बालक के विरोध में जो भी ऑप्शन आपके होंगे वह आँख मूंद का आप गलत मार दीजिए, वह ऑप्शन आपके कभी नहीं सही होंगे। इसलिए सीटेट पेपर देते समय आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। तो आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह 20 जनवरी का है दोस्तों। यह पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 के लिए दोस्तों 50+ वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसको एक्सेस कर लीजिए, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों CDP के आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। CDP में आपके टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी शिक्षण शास्त्र से। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है माध्यमिक बाल्यावस्था, फिर लास्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक। इसमें दोस्तों जो 6 से 11 वर्ष तक के बालक होते हैं वह किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन C हो जाएगा, वह माध्यमिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। अगर हम सब शैशवावस्था की बात करें तो जो आपके 0 से लेकर 2 वर्ष तक बालक होता है वह शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। और जो 2 से लेकर दोस्तों 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक जो बालक होते हैं वह आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था में के अंतर्गत आते हैं। और माध्यमिक बाल्यावस्था के अंतर्गत जो आपके बालक होते हैं वह 6 से लेकर 11 वर्ष तक आते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है जो 11+ कह सकते हैं या फिर 11+ कह सकते हैं या फिर 11 से लेकर 14 वर्ष तक बालक आपके आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विकास है, उसके सामने खाली जगह है। विकास के बारे में आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, सेकंड ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर होता है, थर्ड ऑप्शन है एक आयामी होता है, फिर लास्ट ऑप्शन है वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों विकास जो होता है ऑप्शन इसमें ये सही होगा, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सीटेट एग्जाम में यह क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जो बालक का विकास होता है दोस्तों वह सर से पैर की तरफ होता है और केंद्र से बाएं की तरफ होता है। वही कह रहे हैं कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह स्टेटमेंट से संबंधित है। पहला कथन ये है इसमें बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कथन फर्स्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें जो तर्क दिया गया है, तर्क इसमें है, तर्क आ रहा है विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए का। थर्ड है ये सही है लेकिन आर गलत है। फिर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों आपके गलत हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपके दोनों ही गलत हैं। ए और आर आपके दोनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की खाली जगह और समकक्षियों की फिर खाली जगह दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। या फिर सेकंड ऑप्शन है महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रमुख भूमिका है। या फिर थर्ड ऑप्शन है कोई भूमिका नहीं है, प्रमुख भूमिका है। फिर लास्ट ऑप्शन है प्रमुख भूमिका है, कोई भूमिका नहीं है। अब जो खाली ऑप्शन है उसमें क्या भरा जाएगा उसको आपको बताना है। उसमें यही भरा जाएगा दोस्तों, पहले में भरा जाएगा महत्वपूर्ण भूमिका है और सेकंड में जो खाली जगह है दोस्तों समकक्षियों की कैसी भूमिका होती है, उनकी प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम लगाने के योग्यता पा लेते हैं। किसके अनुसार बताना है, जिन पियाजे के अनुसार। पहला अवस्था है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था। सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये फिर लास्ट ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बात करें दोस्तों कह रहे हैं कि अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। तो दोस्तों आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी कम कितनी से वह 7 से 11 वर्ष तक। यह अवस्था दोस्तों जो बालक होते हैं 7 से 11 वर्ष के बीच जो बालक होते हैं उनमें यह अवस्थाएं पाई जाती हैं। संवेदी पेशी अवस्था दोस्तों 0 से लेकर 2 वर्ष तक, ऊपर आपको हमने बताया था। फिर यह 2 से लेकर 6 वर्ष तक, या फिर 2 से 7 कह सकते हैं, या 7 से 11। इसको दोस्तों अभी आपको हमने जस्ट ऊपर बताया ना कि सारी अवस्था है, वही अवस्थाओं की इसमें बात किया गया है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर लास्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इज राइट आंसर। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में आपको हमने बता ही दिया कि यह अवस्था दोस्तों 7 से 11 वर्ष के बालक के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। दोस्तों इसमें नहीं पूछा गया है। अब जो ऑप्शन जो हुई है क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाए उसमें जो ऑप्शन आपके गलत होंगे वही ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। अब इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है पहले उसको हम देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, आपको दोस्तों जिन पियाजे के अनुसार बताना है। इसमें सेकंड ऑप्शन है सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत मतभेद की स्वीकृति। या फिर लास्ट ऑप्शन है खोज अधिगम। अब इसमें जो ऑप्शन आपका इसमें गलत है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब गलत के साथ चला जाएगा तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बताना है लॉरेंस कोहलरबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्त है। दोस्तों इसमें हम आपको पहले लॉरेंस कोहलरबर्ग के बारे में बता देते हैं। इन्होंने 3 चरण बताए थे और तीनों चरण के दोस्तों 2-2 चरण थे। टोटल 6 हो गए दोस्तों। 3 पार्ट था, हर पार्ट के 2-2 और पार्ट थे। तो इसमें टोटल कितने चरण हो जाते हैं, 6 चरण हो जाते हैं। इसमें जो चौथा चरण है उसकी बात करें, चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास से व्यक्त में फर्स्ट ऑप्शन है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। सेकंड ऑप्शन है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लोभ की अपेक्षा करते हैं। थर्ड है इसमें जो थर्ड ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को
स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। लास्ट है, नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। तो जो कि इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो चौथा चरण है दोस्तों, वह बात करता है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार है दोस्तों? अब इसमें जो आपको बताना है ले वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों फाड़, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों अनुकूलन, थर्ड ऑप्शन है सहयोगात्मक सीखना, लास्ट ऑप्शन है मॉडलिंग। ये तो दोस्तों कथन हो गए। अब आपको इसमें बताना है कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा शब्द सही है। तो ये दोस्तों सबसे पहले आप पाड़ जान लीजिए। पाड़ की बात कौन करते हैं? ले वाइगोत्स्की करते हैं। जिनमें अब पाड़ का मतलब आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले पाड़ का मतलब क्या होता है? पाड़ का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई बालक कुछ बताना चाह रहा है, वह उसको नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ पा रहा है, एक टीचर जो होता है थोड़ा सा उसे हिंट दे देता है तो वह बता लेता है, यही आपका पाड़ कहलाता है। तो यह इसकी बात कौन करता है? ले वाइगोत्स्की करते हैं। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद अगर हम पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड सही है, थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, फिर लास्ट ऑप्शन दोस्तों चारों सही हैं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को फाड़ प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद करे दोस्तों? जैसा कि भाई आपको हमने बताया कि पाड़ का मतलब क्या होता है। पाड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे कह रहे हैं कि हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षक उसको संकेत व इशारे देती है दोस्तों। यही क्या कहलाता है? यही आपका पाड़ कहलाता है। और पाड़ आप जरूर याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा पाड़ के बारे में। तो ऐसा कहने से वो अपने उसका जो हल था उस वहाँ तक पहुँच गई दोस्तों, पहुँचने के लिए मदद कर रही है। तो इसको आपको बताना है क्या कहलाएगा। कह रहे हैं जैविक परिपक्वता, सेकंड है दोस्तों आत्म केंद्रियता, थर्ड है दोस्तों अपरिवर्तनीय सोच, ये फिर लास्ट ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। तो इसमें जो कहलाएगा ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है ये दोस्तों। जो पाड़ देते हैं दोस्तों, पाड़ देने के बाद जब बालक अपने हल तक पहुंच जाता है उसे हम कहते हैं दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों, अब जाहिर सी बात है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है उसको आपको बताना है। खुद से सोचिए थोड़ा सा, प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में जो गलत रहे उसे काट दीजिए, जो सही हो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का हस्तांतरण करता है दोस्तों। यहाँ पर निर्देश की बात कर रहे हैं। आप सीधा निर्देश देंगे बालक को, आपको यह कहना है, इस तरीके से आप निर्देश नहीं दे सकते। बालक को खोजी बनाइए, अन्वेषण के माध्यम से सीखने के जरिए बनाइए। आप उन्हें निर्देश दे के नहीं शिक्षा दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। लेकिन हम थर्ड ऑप्शन पर बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है दोस्तों। यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एकमात्र स्रोत ऐसा नहीं सिर्फ पाठ्य पुस्तक से बालक सीखता है। पाठ्य पुस्तक से बालक सिर्फ नहीं सीखता, वह सबसे ज़्यादा अन्वेषण के माध्यम से सीखता है, समूह में चर्चा के माध्यम से सीखता है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही एक सीखने का जरिया नहीं होता। ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा। जो थर्ड है दोस्तों, बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह भी ऑप्शन आपका गलत ही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, आपके तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो प्रगतिशील कक्षा के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा। अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है हावर्ड गार्डन के अनुसार नृत्य व नाटक कार्य में
किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है दोस्तों? किसमें दोस्तों? नृत्यक में और नाटककार में किस प्रकार से बुद्धि पाई जाती है? सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, हार्वर्ड गार्डन ने 8 प्रकार की प्रमुख बुद्धियाँ बताई थी। प्रकार तो और था दोस्तों, लेकिन जो प्रमुख बुद्धियाँ थी वह 8 ही प्रकार की थी। तो इसमें दोस्तों जिसके अंतर्गत नृत्यक के गुण रहे, नाटककार के अंतर्गत कौन सी बुद्धि उसके अंदर पाई जाती है, उसको आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों तर्क गणितीय बुद्धि। अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, तर्क कहना। क्या नाटककार तर्क करता है, नृत्यक तर्क करता है? तो ऑप्शन ए नहीं होगा। सेकंड है दोस्तों शारीरिक गतिक संवेदात्मक बुद्धि। दोस्तों अब जो नाटककार होता है और नृत्यक होता है वह दोस्तों शरीर का उपयोग करता है। अब जो डांस करेगा तो बिना शरीर का उपयोग किए तो डांस कर नहीं पाएगा। तो ऑप्शन बी आपका अभी तक सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन चलते हैं प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि ये भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक बुद्धि नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन है भाषाई बुद्धि। अब भाषाई बुद्धि भी आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शारीरिक गतिक संवेदात्मक बुद्धि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये जेंडर से संबंधित है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेंडर से संबंधित आपके सीटेट एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन तो फिक्स से मिलेगा, उससे ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आप ज़रूर नोट करिए कि जेंडर से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कह रहे हैं कि पुरुष ताकतवर निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमज़ोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। किसका उदाहरण है दोस्तों? क्या ऐसा कहीं आपको लिखा गया है, प्रमाणित है कि सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती? दोस्तों यह कहीं लिखा नहीं गया, एक समाज में प्रचलन है, बस उसी को सब फॉलो कर रहे हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं और वह जो दोस्तों दब्बू होती हैं, सहनशील होती हैं, पुरुष ताकतवर होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कथन है जो कि जेंडर रूढ़वादिता को संबंधित है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर रूढ़वादिता, सेकंड ऑप्शन है जेंडर समता, थर्ड ऑप्शन है जेंडर लचीलापन, या फिर लास्ट ऑप्शन है जेंडर समानता। दोस्तों सीधा सीधा यह किसको इंडिकेट कर रहा है? जेंडर रूढ़वादिता को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका इसमें ये सही हो जाएगा। जिसमें दो जेंडरों के अंतर्गत विभेदन कर रहे हैं, इसमें अलगाव बता रहे हैं कि पुरुष कमज़ोर होते हैं, महिलाएं कमज़ोर होती हैं, पुरुष से मजबूत होते हैं। क्या ऐसा होता है? बहुत लोग कहते हैं कि महिलाओं का मैथ कमज़ोर होता है और पुरुषों का मैथ अच्छा होता है। क्या कहीं प्रमाणित है कि ऐसा ही है? बहुत पुरुष भी ऐसे होते हैं जिसको मैथ नहीं आता। इसलिए दोस्तों यह जेंडर रूढ़वादिता को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थियों की मुख्य विशेषता है? दोस्तों कैसे चिंतन? दोस्तों समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थियों की विशेषता के मैं आपके बारे में आपको बताना है। ये जो पहला कथन है मानसिक विचारों में खुलापन, सेकंड है दोस्तों उत्सुकता या जिज्ञासा, थर्ड है प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, फोर्थ कथन है बिना सोच विचार किए निर्देश का पालन करते हैं। आगे है जो ऑप्शन इसमें जो लास्ट है परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोग की योजना बनाते हैं। तो इसमें जो कि पहले इसमें देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप ऐसे विकल्प को देख लीजिए जो नहीं हो सकते हैं, बाकी जो हो सकते हैं तो आपके राइट ही होंगे। इसमें नहीं हो सकता दोस्तों, ऑप्शन इसमें 5 ही नहीं हो सकता। परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोग की योजना बनाते हैं। तो ये ऑप्शन आप एक मिनट दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही हो। इसमें जो गलत दिया गया है, गलत क्या है? इसमें फोर्थ है दोस्तों बिना सोच विचार किए निर्देश का पालन करती है। दोस्तों जो बच्चा समालोचनात्मक चिंतन वाला बालक होता है वह दोस्तों कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिना सोचे ही समझे वह कर देगा। दोस्तों अब आपको इसमें देखना है कि जिस ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन होगा वह ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। तो हम देख लेते हैं 4 ऑप्शन किस में है। आपका सेकंड हो गया और फोर्थ हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। बचा कौन? फर्स्ट बचा और थर्ड बचा। अब इसमें जो थर्ड की बात करें तो फर्स्ट है, इसमें पांचवा है दोस्तों, पांचवा आपका सही होगा दोस्तों। परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोग की योजना बनाते हैं, तो ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप जो सही ऑप्शन रहे, आप जैसे 2-3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो जो ऑप्शन आपको लगे कि ऑप्शन 100% गलत ही होगा, सबसे पहले आप उस ऑप्शन को चॉइस कर लीजिए। विकल्प जिसमें हो रहा है उसको काट दीजिए, जो विकल्प बचता है उस तरफ आप
और ऑप्शन को मिलान कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। अब जब इसमें नहीं पूछा गया है तो जो आपका ऑप्शन गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। दोस्तों इसमें नहीं की बात करिए, हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं, सभी ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट भी आपका गलत होगा क्योंकि दोस्तों सिर्फ मात्रात्मक नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा? तो हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं जो ऑप्शन आपका गलत होगा और चारों ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड दोस्तों, कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। जब आप गतिविधियों के दौरान आप मूल्यांकन करेंगे तब आप समझ जाएंगे बच्चे किस चीज़ में कहाँ पे कमज़ोर हैं। थर्ड है बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह भी आपका राइट आंसर है। जो लास्ट है, आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही है। मूल्यांकन केवल, इसमें देखिए केवल शब्द का प्रयोग किया। जिस ऑप्शन में आपका केवल शब्द मिल जाए वह 99% होता है सही कि दोस्तों वह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें केवल की बात करें, केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, तो ये गलत है। इसमें गलत ही पूछा गया, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? दोस्तों किसके बारे में कह रहे हैं दोस्तों? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन की बात करें। एक अध्यापक को क्या करने से बचना चाहिए, एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौका देना। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। या फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजना करने देना। तो राइट आंसर इसमें दोस्तों जो बात कर रहे थे, एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करने। दोस्तों जिस ऑप्शन में आपको अध्यापक केंद्रित मिल जाए वह ऑप्शन आपका 100% होता है कि गलत होगा। क्योंकि दोस्तों ये अगर इसी की जगह बाल केंद्रित होता, अन्वेषण विधि होता, यह सब आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं, खोज विधि होता, लेकिन इसमें अध्यापक केंद्रित की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, फर्स्ट ऑप्शन है अलग अलग स्कूलों में अध्ययन का प्रावधान लिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों में मेल नहीं खा सकती। दोस्तों अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं? जो बालक के दोस्तों वंचित पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं उनके लिए आप इस प्रकार से प्रबंध करेंगे, उनके लिए अलग से स्कूल बनाएंगे, उनको दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे, तो ऐसे ऑप्शन आपके गलत ही होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत ही होगा। सेकंड ऑप्शन चलते हैं, हम देखते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है कह रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों वंचित पृष्ठभूमि की बात करें, क्या सिर्फ जो बच्चे वंचित क्षेत्र से आते हैं उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए कि वही बिजनेस करें? ऐसा नहीं दोस्तों, सबको देनी चाहिए। अगर जो बच्चा उस कोर्स को ले रहा है, ऐसे कोर्स से पढ़ाई कर रहा है, सबको देना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि जो वंचित क्षेत्र से आ रहे हैं आपको पता है बच्चे आगे चल के काम करेंगे, तो इसलिए आप उनको उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दें ताकि वो आगे चल के पिता का ही काम करे, तो ऐसा नहीं दोस्तों। ये भी ऑप्शन इस तरीके पे गलत हो जाएगा। जो लास्ट थर्ड ऑप्शन है कह रहे हैं नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए, नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ के संदर्भ में सीखने की सुविधा के प्रयास किए जाने चाहिए। ये दोस्तों ऑप्शन आपका सही होगा। लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन आपका गलत ही हो जाएगा, हटाओ इसे। और जो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। वो दोस्तों सब बालक को, जहाँ पे सभी बालक पढ़ते जाते हैं वहीं पे उनको पढ़ाना चाहिए और सबको एक साथ में पढ़ाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है करें विशिष्ट प्रकार के विकलांगता वाले विद्यार्थियों को कैसे? दोस्तों विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्त का सही युग्म मिलान कौन सा है?
इसमें कौन सा मिलान सही है उसको आपको बताना है। पहला जो इसमें ऑप्शन है, अधिगम कठिनाई, कार्य पूरा कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय। सेकंड है दोस्तों, ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, बेहद जटिल। अब इसके सामने जो है दोस्तों, दृष्टवादिता, अगला है ऑप्शन सी, दृष्टवादिता, मुद्रित सामग्री का प्रावधान, लास्ट है वाकवादिता, व्याख्यान विधि का प्रयोग। तो इसमें जो बात कर रहे थे, पहले आपको हम वही दिखा देते हैं, बता देते हैं। इसमें जो कह रहे थे, विशिष्ट प्रकार के विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्त का सही युग्म मिलान कीजिए। सही युग्म दोस्तों फर्स्ट ही हो जाएगा, अधिगम कठिनाई का दोस्तों कार्य पूरा कर पाने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। दोस्तों जो विशिष्ट प्रकार के विकलांग बालक होते हैं उन्हें दोस्तों, अगर वह कुछ कार्य को पूरा करने में साथ में सभी बालक के साथ नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो उन्हें अतिरिक्त समय देना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। सबसे पहले हम कथन को समझते हैं, फिर उसके बाद तर्क को। इसमें जो कथन दिया गया है, सृजनात्मक केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। दोस्तों तर्क इसमें जो दिया गया है, दस्ती कार्य से बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का। थर्ड है, ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर लास्ट है दोस्तों, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपका ए और आर दोनों ही गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन दोस्तों स्टेटमेंट से ही संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन फर्स्ट ए है दोस्तों, शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। तर्क इसमें जो दिया गया है, बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का। थर्ड ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो जो कि इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है दोस्तों सही व्याख्या भी कर रहा है किसका, ए का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। किसके किसके बारे में बात करें, स्कूल के और समुदाय के बारे में बात करें। फर्स्ट कथन है, स्कूलों और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, वंचित समुदाय के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं होती दोस्तों। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं दोस्तों। सेकंड ऑप्शन तो आपका सही ही नहीं होगा इसमें, जो कि करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। लेकिन हम थर्ड पे देख लेते हैं। सही ऑप्शन यही लग रहा है ज़्यादा, स्कूल और समुदाय के बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो ऑप्शन अभी तक ये आपका सही है, लेकिन हम अगले भी ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड भी और फोर्थ भी। जो थर्ड है दोस्तों, वंचित समुदाय के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लास्ट जो है, बच्चों को भलाई के लिए स्कूलों और समुदायों के बीच कोई बातचीत ना होना ही बेहतर है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं, उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण उसका अच्छे से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक, सेकंड ऑप्शन है अनुवांशिक कारक, थर्ड ऑप्शन है योग्यता की कमी, फिर लास्ट ऑप्शन है कोशिश की कमी। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोशिश की कमी। वह किसको कारक को कर रहा है दोस्तों, आरोपण किस कारक को कर रहा है, तो वह कोशिश की कमी को ही कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कथन ये है, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक और संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। तर्क जो दिया गया, तर्क आर है, अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन इसमें जो दिया गया फर्स्ट ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या कर रहा है किसका? ए का। अगले क्वेश्चन पे, अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए का। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, ए सही है लेकिन आपका आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों ही गलत हैं। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आपका आर गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें मध्य विद्यालय कक्षा में छात्रों को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है महारत उन्मुख लक्ष्य। सेकंड ऑप्शन है असफलता स्वीकार से करने वाले लक्ष्य। थर्ड ऑप्शन है असफलता से बचने वाले लक्ष्य, या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा दोस्तों, महारत उन्मुख लक्ष्य। दोस्तों प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए, महारत उन्मुख लक्ष्य पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? फर्स्ट है उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम। सेकंड है संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, या फिर थर्ड है दोस्तों रट्टा मारकर सीखना। अब देखिए दोस्तों, रट्टा मारकर सीखना, इस प्रकार के ऑप्शन आप ध्यान दीजिए, हर समय गलत होंगे, इसमें आपको सोचना ही नहीं रहेगा। अब जो लास्ट है दोस्तों, दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। दोस्तों आप प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, एक दूसरे से तुलना आपको नहीं करना है कि हम उससे ज़्यादा अंक पाएंगे इसलिए ज़्यादा पढ़ें, ऐसा आपको नहीं करना है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। अन्वेषण जिस भी ऑप्शन में आपके मिल जाए, अन्वेषण, खोजी, प्रगतिशील, यह सब दोस्तों आपके हर समय सही होंगे। अन्वेषण द्वारा सीखना, गतिविधि द्वारा सीखना, समूह में सीखना, यह सब ऑप्शन आपके पॉजिटिव ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? बाह्य प्रेरणा की बात कर रहे हैं, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट है सजा से बचना। सेकंड ऑप्शन है रुचि। थर्ड ऑप्शन है इनाम, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों असफलता का डर। इसमें दोस्तों बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है उसको आपको बताना है। ऑप्शन बी दोस्तों, जो रुचि होती है ये आंतरिक होती है, बाह्य नहीं होती है। जैसे कोई बालक है दोस्तों, आप उसे बोलिए कि जैसे कोई बच्चा का एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, वह रात को 2 बजे 1 बजे उठ के बैठ के पढ़ रहा है, तो ये दोस्तों बाह्य प्रेरणा नहीं होता, ये आंतरिक प्रेरणा होता है। अगर बाह्य प्रेरणा को हम आपको सरल शब्दों में बताएं, जैसे कोई बालक स्कूल नहीं जा रहा है, आपने उससे बोला बेटा स्कूल जाओ, हम आपको 5 रुपये देते हैं, स्कूल जाओ 2 रुपये देते हैं, ये दोस्तों कैसा उदाहरण हो गया? यह आपका बाह्य प्रेरणा का हो गया। यहाँ पे आपने समझ लिया कि बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण हैं। ऑप्शन 20 में सही होगा। रुचि जो होता है वह आपका आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है। सजा से बचना, इनाम, असफलता का डर, ये सब दोस्तों आपके बाह्य प्रेरणा के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? दोस्तों कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है उत्सुकता, सेकंड ऑप्शन है कृतज्ञता, थर्ड ऑप्शन है जिज्ञासा, लास्ट ऑप्शन है निराशा। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा दोस्तों, अधिगम में बाधक रहेगा। निराशा जो है दोस्तों वह अधिगम में बाधक रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एक कक्षा में जल संप्रत्तियों पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? दोस्तों किसकी बात करें? जल की बात करें। कह कि एक बच्चा कहता है दोस्तों जल जो है रंगहीन नहीं है। अध्यापिका ने पूछा कि क्यों रंगहीन नहीं, तो अपने जो उसके घर के पास नाले था उसका उदाहरण दिया, वह नाले को या फिर दिखाया कि हाँ देखिए तो नाले का पानी तो यह रंगीन है ना, तो या फिर कैसे हम कह सकते हैं कि जल जो है रंगहीन नहीं है। एक अध्यापक होने के नाते आप अपना तर्क सोचिए कि आप कैसे तर्क उसमें बताएंगे, उस बालक को कैसे आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए। आप ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, उसके अंदर जो भावना उत्पन्न हुई है उसको आपको शांत करना चाहिए, आपको उसे सही बताना चाहिए। इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है दोस्तों।
आप इस प्रकार के भी ऑप्शन नहीं कह सकते कि तुम शांत रहो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, ऐसे ऑप्शन को आपको नहीं चॉइस करना है। थर्ड है, इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका भी सही लग रहा है, लेकिन लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं, केवल एक ही सही जवाब जो है कि जल रंगहीन है पर जोड़ देना चाहिए। आप ऐसा नहीं सिर्फ आप यही कि नहीं जल रंगहीन है, बल्कि आप उसके साथ यह भी बताने का प्रयास करिए क्यों, कैसे जल रंगहीन है उसको बताना चाहिए। ऑप्शन इसमें सही होगा, उसका जवाब को अपना लेना चाहिए। हाँ बालक तुम सही कह रहे हो, जल जो है रंगहीन होता है, जो जल रंगीन होता है, लेकिन उसके बाद तब अपना आप तर्क बताइए कि जल रंगहीन क्यों नहीं होता है, कैसे जल रंगहीन होता है, या फिर जल रंगहीन होता है कि नहीं होता है, फिर अपने तर्क आपको बताना चाहिए। तो आप ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? फर्स्ट ऑप्शन है इनाम और दंड, सेकंड ऑप्शन है मानकीकृत आकलन। इसमें सामाजिक संरचनात्मक उपागम की बात कर रहे हैं, किस पे बल देता है? थर्ड है दोस्तों सांस्कृतिक संदर्भ, या फिर लास्ट है दोस्तों प्रतिपादक अध्यापन। जो दोस्तों सामाजिक संरचनात्मक उपागम की बात करते हैं, तो यह नाम से ही बात कर रहे हैं, सामाजिक की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक में क्या आएगा ऊपर? सांस्कृतिक संदर्भ ही आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले वह विकल्प को चॉइस करिए कि जो विकल्प आपके नहीं सही हो सकते हैं। जैसे इनाम दंड तो ऑप्शन कभी होगा ही नहीं। मानकीकृत दोस्तों स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, यह भी आपका गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन बचा, प्रतिपादक अध्यापन, सांस्कृतिक संदर्भ। इसमें बात किसका कर रहे हैं? सामाजिक की बात करें तो सामाजिक के अंतर्गत कौन आएगा दोस्तों? वह समाज वो सांस्कृतिक ही आएगा ना, तो ऑप्शन इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन को छांटने का प्रयास किया करिए। अगले आप क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा। दोस्तों अधिगम कब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, अर्थपूर्ण होगा? पहला है ये संदर्भित रूप में हो। सेकंड है दोस्तों अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो। थर्ड है अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से प्रेरित हो। या फिर लास्ट है जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो इसमें जो बात करें अधिक प्रभावशाली अर्थपूर्ण कब होगा? जब यह संदर्भित रूप में है दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि आप बाह्य कारक की बात कर रहे हैं, तो ये सब आपके गलत ऑप्शन हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब होगा और अर्थपूर्ण? यह जब संदर्भित रूप में प्रस्तुत होता है। यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन कवर किए, जो कि आपके 30 क्वेश्चन सीडीपी से संबंधित थे। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम सब बात करें तो यह पेपर आपका किस दिन पूछा गया था? 20 जनवरी 2023 को जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसी दिन यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसी पेपर को आज हम सब ने सॉल्व किया। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं, यहाँ पे सभी पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। अब आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे हम एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।